Hello friends, Jai Bhim. I am Dr. S. Kandare. I am presenting here a presentation titled Buddha's Cycle of Sorrow and Satisfaction. गौतम बुद्ध ने इंसान के लिए कुछ बातें ऐसी बताई है जिसकी वजह से हम हमारा दुख एक नियंत्रण में रख सकते हैं और एक सेटिस्फैक्टरी ज़िंदगी हम जी सकते हैं। तो ये क्या बातें हैं इसके बारे में इस प्रेजेंटेशन में हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कंटेंट्स, ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स एंड सेंसर्स, process of reactions and conclusion. So this is the content of our presentation. First of all, try to understand human instinct and sensors. तो इंसान के अंदर कुदरती कुछ बातें होती हैं. Naturally some basic things are there and we have the sensors, संवेदना केंद्र जिसको हम कहेंगे. तो ये जो होते हैं इससे ही हमारे ज़िंदगी के कुछ भावनाएं, हमारे सुख और दुख इससे संबंधित है. ह्यूमन्स आर एनिमल्स, दैट इज़ होमो सैपियंस विथ वेल डेवलप्ड इंटेलेक्ट. तो ये बात हम जानते हैं कि इतर जो कुछ प्राणी है तो उन प्राणियों में होमो सैपियंस यानी कि इंसान को कुदरत ने बहुत अच्छा इंटेलेक्ट दिया है. हमारी जो कैपेसिटी है, ब्रेन की कैपेसिटी, वो दूसरे जो भी एनिमल्स है उनसे वेल डेवलप्ड है और बहुत ही बेहतरीन किस्म की हमारी इंटेलेक्ट है. ये बात हम जानते हैं. सेल्फ सेटिस्फैक्शन यानी कि आत्मसंतोष इज़ एन एनिमल इंस्टिंक्ट ऑफ ह्यूमंस. अभी इस बात को अच्छी तरह से इसके ऊपर हमें गौर करना चाहिए. आत्मसंतोष, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, ये चीज़ हर एनिमल के अंदर ये होती है और इसके ही पीछे दुनिया के जितने भी प्राणी हैं इसके पीछे होते हैं. हर प्राणी को क्या चाहिए कि सेल्फ सेटिस्फैक्शन चाहिए, आत्मसंतोष चाहिए. उसमें हम भी हैं, हम भी एनिमल है, हम इंसान है, लेकिन हम इंसान भी एक प्रकार के एनिमल ही है. सो देयरफॉर दिस थिंग इज़ एप्लीकेबल टू ऑल ह्यूमंस आल्सो. वी ऑल ह्यूमंस आर आफ्टर सेल्फ सेटिस्फैक्शन, isn't it? So I am emphasizing here सेल्फ सेटिस्फैक्शन. ये चीज़ को हम यहाँ पे एम्फसाइज करते हैं क्योंकि हर इंसान, एवरी एनिमल इज़ आफ्टर दिस पर्टिकुलर थिंग कॉल्ड सेल्फ सेटिस्फैक्शन. आत्मसंतोष यही हमारे ज़िंदगी का एक बेसिक और सेंट्रल थीम है जिसके लिए हम पूरा प्रयत्न करते हैं. तो ये जो सेल्फ सेटिस्फैक्शन है ये किस प्रकार से हम पाने की कोशिश करते हैं. ह्यूमन नीड्स लॉट ऑफ थिंग्स, मटेरियलिस्टिक एंड नॉन मटेरियलिस्टिक, फॉर कॉम्प्लेसेंट लाइफ. अब ये चीज़ हमें यहाँ समझ लेनी चाहिए कि आत्मसंतोष यानी कि सेल्फ सेटिस्फैक्शन जो होता है वो हमें किस बात से मिलता है. तो हमारे नीड्स जब पूरे हो जाते हैं, व्हेन आवर नीड्स आर अकम्प्लिश्ड, देन एंड देन वी बिकम हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, इज़न्ट इट? कोई भी प्राणी जो होता है उसकी कोई भी ज़रूरतें होती है, उसकी कोई भी इच्छाएं होती है, उसके कोई भी तमन्नाएं होती है, जब वो पूरी होती है तो वो आनंदी हो जाता है, उसे संतोष मिलता है. अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इंसान को क्या क्या चीज़ें लगती हैं. बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, इंसान को क्या नहीं लगता है. सो ह्यूमन नीड्स लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत बहुत चीज़ें लगती हैं हमें. उसमें मटेरियलिस्टिक भी है और नॉन मटेरियलिस्टिक भी है. फिज़िकल थिंग्स आर देयर एज वेल एज नॉन फिज़िकल थिंग्स. ये दोनों भी चीज़ें हमें चाहिए, isn't it? मटेरियलिस्टिक थिंग में सभी आता है, धन दौलत आती है, गाड़ी घोड़ी बंगला, ये सारी चीज़. और नॉन मटेरियलिस्टिक में क्या होता है? मेंटल सेटिस्फैक्शन,
isn't it? जैसे कि आँखों से देखने वाली कोई चीज़ें होती है, वो देखने के बाद समाधान मिलता है। उसी प्रकार से कोई बातें सुनने से मिलती है, कोई बॉडीली बातें होती है, सेंसुअस बातें जिसको हम कहेंगे, वो मिलने से भी समाधान मिलता है। कोई बातें टेस्ट से रिलेटेड होती है, इज़न्ट इट, टंग से रिलेटेड होती है, तो वो मिलने से भी हमको समाधान मिलता है। तो इंसान के लिए मटेरियलिस्टिक और नॉन मटेरियलिस्टिक ये दोनों भी चीज़ें बहुत अहम होती है। सो वी हैव टू एम्फसाइज हियर नीड्स, इज़न्ट इट, नीड्स का सेटिस्फैक्शन होने से ही समाधान मिलता है, इज़न्ट इट। सो दिस थिंग वी हैव टू एम्फसाइज हियर, इज़न्ट इट। अब हम देखते हैं कि ह्यूमंस के जो नीड्स होते हैं बहुत सारे होते हैं, इज़न्ट इट। इन्यूमरेबल थिंग्स आर देयर वी आर रनिंग आफ्टर, इज़न्ट इट। देयर आर 5 सेंसेस, जिसे हम मराठी में पंच इंद्रिय कहते हैं, इज़न्ट इट, 5 सेंसेस। अब ये 5 सेंसेस जो होते हैं वो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, एंड दैट ऑर्गन्स, इज़न्ट इट, वी कैन से perceive all these materialistic and non-materialistic things. 5 senses organs regulate human needs, isn't it? ये हमारे जो needs होते हैं इसको perception करने के लिए ये हमारे पास ये sensors है, isn't it? These are the sensors. ये क्या sensors है हमारे पास? तो जैसे कि हम जानते हैं skin, eyes, nose, tongue and ear are sense receptors. तो ये 5 जो है 1, 2, 3, 4 और 5, isn't it? ये है स्किन है, त्वचा है, आँखें हैं, हमारा नाक है, isn't it? हमारी जीभ है, हमारे कान है। तो 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो ये जो 5 हमारे ऑर्गन्स है, सेंस ऑर्गन्स, दे आर रिसेप्टर्स, दे आर रिसीवर्स फॉर मटेरियलिस्टिक एंड नॉन मटेरियलिस्टिक परसेप्शंस। तो हमारे अंदर जो भी बॉडी के अंदर इन चीज़ों के लिए, मटेरियलिस्टिक और नॉन मटेरियलिस्टिक चीज़ों को रिसीव करने के लिए, उनको समझने के लिए ये सेंस ऑर्गन्स है हमारे पास। सो दीज आर द सेंसर्स, जिसकी वजह से वी कैन परसीव द टेस्ट ऑफ दीज थिंग्स, मटेरियलिस्टिक एंड नॉन मटेरियलिस्टिक। तो इस बात को यहाँ पे हमें देखना है कि मटेरियलिस्टिक और नॉन मटेरियलिस्टिक जो चीज़ें होती हैं उसको समझने के लिए दीज आर द सेंस ऑर्गन्स, इज़न्ट इट। तो इसको जब हम समझते हैं तो फिर हमें समझ में आता है कि आनंद कहाँ से मिलता है, वेयर डज दिस हैप्पीनेस कम फ्रॉम, इज़न्ट इट। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। नाउ बिसाइड दीज 5 सेंस ऑर्गन्स, 6th sense organ is brain. It is the boss of all receptors that possess and regulates responses of these 5 senses. तो इस बात को भी यहाँ पे हमें देखना है और हमें समझना है कि ये जो 5 sense organs है, these 5 sense organs are directly under the control of brain, and brain is the main organ where these received senses are analyzed, isn't it? And perceptions are finalized, isn't it? So brain is the boss of all these सेंस ऑर्गन्स और रिसेप्टर्स। तो यहाँ से जो भी सिग्नल्स आएंगे, स्किन से आएगा, आँखों से आएगा, नाक से आएगा, अपने जिह्वा से आएगा, ईयर से आएगा, तो ये जो भी बातें हम यहाँ से रिसीव करेंगे वो ब्रेन तक पहुँच जाएगी। ब्रेन उसको
चेक करेगा, उसका एनालिसिस करेगा और फिर उस प्रकार के रिएक्शंस क्रिएट करेगा, isn't it? So therefore brain is the boss, isn't it? And which is considered as a sixth organ in Buddhism, isn't it? बुद्धा ने इसको छठवां ऑर्गन कहा है क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये बॉस है, और ये जो बॉस होता है तो ये सब एनालिसिस करके उसका रिजल्ट देता है, फिर वहाँ से केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाते हैं, न्यूरॉन्स, और उसके बाद में केमिकल सिक्रेशन शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फीलिंग्स आर जनरेटेड, तो इसको बुद्धा ने बहुत अच्छी तरह से समझा है। इसीलिए बुद्धा ने जो फिलॉसफी दी है वो खुद उन्होंने उसका अभ्यास किया है, इज़न्ट इट? उन्होंने देखा है ये 5 सेंस ऑर्गन्स, उसका स्टडी किया है, उसके ऊपर मेडिटेट किया है, मेडिटेशन के बाद कॉन्टेम्पलेशन किया है, इज़न्ट इट? दोनों भी चीज़ें बुद्धा ने की है, मेडिटेशन एंड कॉन्टेम्पलेशन, इज़न्ट इट? मेडिटेशन जिसे विपश्यना कहते हैं और कॉन्टेम्पलेशन यानी कि थिंकिंग, चिंतन, इज़न्ट इट? तो बॉडीली फीलिंग्स और फिर उसके ऊपर एनालिसिस करके, साइकोलॉजिकल एनालिसिस करके उसका कंक्लूजन बुद्धा ने दिया है। तो दीज आर द थिंग्स वी हैव टू अंडरस्टैंड, दीज आर द बेसिक इंस्टिंक्ट्स। कुदरती कुछ बातें हमारे अंदर मौजूद होती है, उसे हम इंस्टिंक्ट्स कहते हैं, और ये सेंस ऑर्गन्स है, सेंसर्स और रिसेप्टर्स। तो ये जब 2 बातें हैं, जब हम समझेंगे कि हमारा इंस्टिंक्ट क्या है, आत्मसंतोष, isn't it? Because every animal is running after self-satisfaction or complacence, isn't it? Everybody want to be complacent in life, whether it is animal or human animal, isn't it? तो ये चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसे हम अगर ठीक तरह से समझेंगे, जैसा गौतम बुद्ध ने कहा है, तो उसे अगर हम समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये सुख और दुख क्या होता है। The inputs of materialistic and non-materialistic things generate sensations। तो क्या होता है, materialistic कुछ मिल जाता है या non-materialistic कुछ मिल जाता है, तो क्या हो जाता है, sensations generate हो जाते हैं, isn't it? Inputs है ये, isn't it? Inputs है ये। Materialistic inputs and non-materialistic inputs are received by the sense organs, and sense organs ultimately give its input to the brain, and brain analyze it to create specific sensations. So this is the physiological and then physiological process, isn't it? This is a physical, initially it is a physical process, isn't it? फिर उसको फिजियोलॉजी में चेंज होता है, फिर साइकोलॉजी में चला जाता है, isn't it? So the process goes like this. First of all, it is a physical process of reception. Then the second step is physiological यानी कि उसके अंदर फिजियोलॉजिकल यानी कि कुछ रिएक्शंस हो जाते हैं, और फिर आगे का होता है साइकोलॉजिकल इफेक्ट, isn't it? साइकोलॉजिकल। तो इस प्रकार से these are the cascading reactions. So these reactions occur and ultimately we get certain feelings. अभी ये जो sensations होते हैं वो बेसिकली 2 किस्म के होते हैं। प्लेजेंट सेंसेशन, जिसे मराठी में कहते हैं हर्ष संवेदना, प्लेजेंट सेंसेशंस, हर्ष संवेदना यानी कि आनंददायी संवेदना होते हैं, isn't it? जब ये होता है, इनपुट होता है, मटेरियलिस्टिक नॉन मटेरियलिस्टिक का जो मटेरियल है या थिंग्स है उसका इनपुट होगा, और फिर वो सेंस ऑर्गन की माध्यम से ब्रेन तक पहुंचेगा, और फिर ब्रेन उसको प्रोसेस करेगा, फिर फिज़िकल, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल जो इफ़ेक्ट्स होते हैं आफ्टर पासिंग थ्रू ए कैस्केडिंग रिएक्शंस, प्लेजेंट सेंसेशंस हो सकते हैं, और अनप्लेजेंट सेंसेशन यानी कि उसे दुख संवेदना कहेंगे, ये हो सकता है।
उसका रिज़ल्ट ये हो सकता है। अब ये जो भी कुछ होगा, कैस्केडिंग रिएक्शन जो होंगे बॉडी के अंदर इन्वॉल्विंग ब्रेन एंड एंटायर बॉडी, तो प्लेजेंट सेंसेशन हो सकता है, यानी कि उसे हर्ष संवेदना कहेंगे, इज़न्ट इट, आनंददायी संवेदना। या तो फिर ऐसे भी सेंसेशंस उत्पन्न होंगे जिसे हम अनप्लेजेंट सेंसेशन कहेंगे, उसे दुख संवेदना कहेंगे। ओके, सो दीज आर द आउटपुट्स एंड दीज आर द रिजल्ट्स ऑफ these reactions, isn't it? अभी क्या होता है, ये प्रोसेस कैसा होता है, isn't it? प्रोसेस ऑफ द रिएक्शंस में क्या होता है, अगर समझो पहले किस्म की संवेदना है प्लेजेंट सेंसेशन, जिसे कहेंगे आनंद संवेदना, isn't it? अभी ये प्लेजेंट सेंसेशन अगर होता है तो उससे क्या होगा, उससे वो प्लेजेंट सेंसेशन के बारे में हमें आकर्षण निर्माण होगा। वी गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दिस प्लेजेंट सेंसेशन। सो दिस इज़ द नेक्स्ट स्टेप। प्लेजेंट सेंसेशन विल बी क्रिएटेड विद इन आवर बॉडी एंड वी फील अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दिस पर्टिकुलर सेंसेशन। और फिर क्या होगा, इस सेंसेशन की हमें इच्छा होती रहेगी, इज़न्ट इट? हमारी जो इच्छा है वो इससे तृप्त हो जाएगी, हम आनंदी हो जाएंगे, और हमारी जो इच्छा है वो और इच्छा यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी कि हमें ये सेंसेशन और चाहिए, इसका आकर्षण बढ़ते जाता है। सो प्लेजेंट सेंसेशन क्रिएट्स अट्रैक्शन एंड वांट फॉर दिस प्लेजेंट सेंसेशन, इज़न्ट इट? हमारी इच्छा पूरी हो जाती है, हमें आनंद मिलता है, तो फिर ये रिएक्शन कंटिन्यूस शुरू हो जाता है। ओके, so this is the pleasant sensation which is vital for all animals, because all animals are after pleasant sensation, isn't it? हर एक जो प्राणी होता है या इंसान होता है वो क्या करता है, वो प्लेजेंट सेंसेशन के पीछे दौड़ते रहता है, एंड इट अट्रैक्ट्स एवरी एनिमल, isn't it? अगर सेंसेशन अनप्लेजेंट होगा, लेकिन सेकंड पॉसिबिलिटी अनप्लेजेंट सेंसेशन यानी कि दुख संवेदना होगी, ये होगा तो क्या होगा, तो हमारा रिपल्शन होगा उससे, एवर्शन यानी कि तिटकारा मराठीमध्ये म्हणतात त्याला, एवर्शन होगा, है कि नहीं? दुख संवेदना यानी कि कुछ इरिटेशन होगा, व्हेन देयर इज़ अनप्लेजेंट सेंसेशन, इरिटेशन, पेन, देन वी फील अवर्शन, तिटकारा, रिपल्सिव रिएक्शन इज़ देयर। और उससे क्या होगा, रिजेक्ट आएगा, नकार, जो बॉडी क्या कहेंगे, हमारा ब्रेन क्या कहेगा, ये नहीं चाहिए, यानी कि नकार। सो रिजेक्शन, यहाँ पे क्या है, एक्सेप्टेंस, यहाँ पे रिजेक्शन, हियर वांट, दिस इज़ रिजेक्शन, इज़न्ट इट? ये दोनों चीज़ें शरीर के अंदर होती है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ sensations are generated, isn't it? So this is the process that is taking place in our mind, in our body, isn't it? अब ये जो होता है तो ये इच्छा जो होती है ये कंटिन्यू बढ़ते रहती है, isn't it? और ये जो रिजेक्शन है, ये रिजेक्शन अनप्लेजेंट थिंग्स के लिए कंटिन्यू चलते रहता है, ये वांट बढ़ते रहता है फॉर प्लेजेंट सेंसेशन रिपीटेडली। अब इससे क्या होता है, इससे हमें लगता है कि अगर कोई सेंसेशन प्लेजेंट है तो क्यों ना उसके पीछे दौड़ते रहें, अगर अनप्लेजेंट सेंसेशन तो उससे क्यों ना दूर भागते रहें, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि बोथ थिंग्स आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ। बुद्धा सेज दैट this pleasant sensation as well as unpleasant sensation both are part and parcel of your life, so you cannot escape from these things। लेकिन उसको चिपक के नहीं बैठना है। अगर ये सेंसेशन अच्छा है तो उसको पकड़ के मत रखो, और ये अनप्लेजेंट सेंसेशन है तो उससे दूर मत भागो, isn't it? So we have to understand Buddha teaches us a balance, isn't it? Buddha teaches us the balance between this pleasant sensation and
अनप्लेजेंट सेंसेशन। तो इसके बीच में, ये दोनों के बीच में एक किस्म का बैलेंस रखना चाहिए, ऐसा गौतम बुद्ध कहते हैं। बिकॉज यू कैनॉट अवॉइड अनप्लेजेंट सेंसेशन एवरी टाइम। हर वक्त ऐसा नहीं होता है कि मुझे प्लेजेंट सेंसेशन नहीं चाहिए, पेन नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होता है। इन लाइफ वी गेट ऑल दिस थिंग्स, एवरीबडी गेट्स good times, isn't it? Good times is also there, as well as bad times is also there. ये दोनों चीज़ें भी होती है, गुड और बैड, बोथ थिंग्स आर टेकिंग प्लेस इन एवरीबडीज़ लाइफ। ऐसा नहीं होता है कि किसी इंसान की ज़िंदगी में खाली प्लेजेंट सेंसेशन ही पैदा होते हैं, अनप्लेजेंट सेंसेशन उसकी ज़िंदगी में आते ही नहीं, ऐसा नहीं होता है, isn't it? ये दोनों भी चीज़ें होती रहती है। इसीलिए दोनों चीज़ों को हमें एक्सेप्ट करना होता है, isn't it? एक्सेप्ट करना होता है। वी कैनॉट अवॉइड दिस थिंग्स। हम कितना भी सोचेंगे कि अनप्लेजेंट सेंसेशन मुझे नहीं चाहिए, आई डोंट वांट दिस अनप्लेजेंट सेंसेशन, आई डोंट वांट इट, लेकिन ऐसा हम नहीं कर पाते, isn't it? ओनली प्लेजेंट सेंसेशन चाहिए, ऐसा हम सोचते हैं, लेकिन दिस थिंग डज नॉट हैपन। ज़िंदगी में ऐसा होता नहीं है, isn't it? जैसा कहते हैं कि धूप भी होती है, isn't it? ज़िंदगी में धूप भी होती है और बराबर उसी प्रकार से धूप के बराबर उसे छाँव भी मिलती है, isn't it? धूप और छाँव, ये दोनों भी चीज़ें जो होती हैं ये ज़िंदगी में आते रहती है। बिकॉज दिस इज़ द नेचुरल फिनोमिना। धूप और छाँव दोनों भी आते रहते हैं ज़िंदगी में, इसलिए हमें धूप भी लेनी चाहिए और छाँव भी देखनी चाहिए, दोनों भी चीज़ें हमें एक्सपीरियंस करनी चाहिए, isn't it? So these are the things that Buddha teach the humanity, isn't it? Buddha never taught you that avoid unpleasant sensation. तो बुद्धा तो कहता है कि अनप्लेजेंट सेंसेशन आने ही आने हैं ज़िंदगी में, उसे आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। अगर वो ज़िंदगी में अवॉइड नहीं होते हैं, इट इज़ इंडिस्पेंसिबल, then you have to accept it. If it is you cannot avoid it, so you have to accept it and manage it, isn't it? उसको accept कर लो और manage कर लो। So how to manage these things, isn't it? इसको भी accept करो, enjoy करो, आगे बढ़ो। So we have to keep the balance, isn't it? Balance between what can I say? Pleasant things and unpleasant things, isn't it? So these are the things we have to understand, because this is the natural phenomenon, isn't it? बुद्धा कहते हैं this is a natural phenomenon, ये नेचर है, isn't it? It is a nature, isn't it? ये ज़िंदगी हमारे मन के जैसे नहीं चलती है, isn't it? नेचर की तरह चलता है। तो this is the nature that we have to understand and accept the nature. We cannot avoid the nature. So this is the process. अभी ये जो होता है हमारा नीड, हमारा जो डिज़ायर होता है, isn't it? तो यहाँ पे मैंने ये वर्ड लिखा है नीड, isn't it? नीड को मराठी में गरज कहते हैं, या इसको हिंदी में ज़रूरत कहते हैं हम, नीड, गरज। लेकिन डिज़ायर जो होता है उसे इच्छा कहते हैं, isn't it? डिज़ायर का मतलब होता है इच्छा, नीड का मतलब होता है आवश्यकता, isn't it? तो ये जो दो वर्ड्स है इसके बीच में जो डिफरेंस है, देयर इज़ ए डिफरेंस बिटवीन दिस टू वर्ड्स, नीड एंड डिज़ायर। नीड यानी कि जो आवश्यक चीज़ होती है, जो ज़रूरी होती है, और डिज़ायर का मतलब होता है, क्या होता है कि इच्छा वो बढ़ते चली जाती है। डिज़ायर अलग होता है और नीड अलग होती है। यानी कि नीड, समझो अभी हमें भूख लग गई है, तो हम रोटी के साथ एक सब्ज़ी लेकर के भी हम हमारा पेट भर सकते हैं। लेकिन डिज़ायर में क्या होता है, हमें रोटी नहीं चाहिए, हमें गुलाब जामुन चाहिए, हमें बर्फ़ी चाहिए, हमें मटन चाहिए, है ना, बहुत ही स्वादिष्ट भोजन चाहिए। लेकिन किसी के पास अगर वो उपलब्ध नहीं है, अगर उसे भूख लगी है, तो वो रोटी और चटनी खाकर भी अपनी जो ज़रूरत है उसे पूरा कर सकता है। लेकिन डिज़ायर में क्या हो जाता है,
वो जो भूख होती है अगर वो डिज़ायर में बदल जाती है तो फिर वहाँ पर थोड़ा सा एन्जॉयमेंट का भी सवाल आता है, इज़न्ट इट। तो यहाँ पे मैंने वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो बुद्धा ने कहा है कि यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन नीड एंड डिज़ायर, इज़न्ट इट। अब ये नीड जो होती है ये अगर फुलफ़िल होती है या डिज़ायर भी समझो वहाँ पे जनरेट हो गया हमारी ज़िंदगी में, लेकिन नीड है या डिज़ायर है जो भी है समझो वो जनरेट हो गया हमारे ब्रेन के अंदर, ये फीलिंग जनरेट हो जाती है नीड और डिज़ायर की। अगर वो फुलफ़िल हो जाती है, उसकी पूर्तता हो जाती है तो क्या हो जाता है, वी बिकम हैप्पी, बराबर। अगर ये जो ज़रूरत है ये पूरी हो जाती है या हमारा जो मनीषा है, हमारी जो इच्छा है वो पूरी होती है तो क्या हो जाता है, उसका रिज़ल्ट है हैप्पीनेस, हम आनंदी हो जाते हैं, isn't it? So this is the process. It is a psychological process. Actually it is based on फिजियोलॉजी। ये होने के लिए साइकोलॉजिकल आउटपुट आने के लिए उसके लिए बॉडी के अंदर बहुत सारे फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस हो जाती है। कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स कुछ सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं और फिर ब्रेन से कुछ सिग्नल जा करके फिर सेल के अंदर बहुत सारे हार्मोन्स क्रिएट हो जाते हैं। ये पूरा हार्मोनल खेल है, isn't it? डिफरेंट काइंड्स ऑफ हार्मोन्स आर देयर, डोपामाइन है समझो, कॉर्टिसोल है कि नहीं, उसके बाद में ऐसा जिसे हम कहते हैं कि नेफ्रिन है, एफिनेफ्रिन है, ऐसे बहुत सारे जो कुछ ये होते हैं हार्मोन्स होते हैं। तो वो पूरा जो केमिकल कैस्केडिंग रिएक्शंस है उसका ये परिणाम है। सो व्हेन आवर नीड्स एंड डिज़ायर्स आर फुलफिल्ड वी बिकम हैप्पी, इज़न्ट इट? सो दिस इज़ द थिंग। और हैप्पी हो गए हम तो फिर आगे क्या होता है, फिर सेटिस्फैक्शन, उसके आगे की ये स्टेप है, अब इसके आगे कुछ नहीं है। हैप्पीनेस तो इंसान खुश हो जाता है, हंसी आ जाती है चेहरे पे, बहुत आनंद दिखाई पड़ता है, आँखों में भी आनंद दिखाई पड़ता है, इज़न्ट इट? बिकॉज ऑफ सर्टन हार्मोन्स। और फिर उसका अल्टीमेट क्या है, सेटिस्फैक्शन, जिसे हम समाधान और तृप्ति कह सकते हैं, इज़न्ट इट? ये होता है। फिर इसके आगे कुछ नहीं है। फिर इसके आगे क्या होता है, फिर साइकिल शुरू हो जाता है। अब ये तो दिस इज़ वन प्रोसेस। ये प्रोसेस होने के बाद फिर दूसरा साइकिल, अब यहाँ से रिवर्स साइकिल चालू हो जाएगा। ये इतना ही होता है। अब सेटिस्फैक्शन के आगे क्या है, कुछ भी नहीं है। फिर क्या होता है, फिर रिवर्स शुरू हो जाता है। फिर सेटिस्फैक्शन हो जाता है तो फिर आनंद की तरफ मन खींचा जाता है, इज़न्ट इट? और फिर और नीड बढ़ जाती है और डिज़ायर क्रिएट हो जाता है। सो दिस इज़ द साइक्लिक प्रोसेस है। इसको हम इस तरह से समझना चाहिए। बुद्धा यही सिखाते हैं हमको कि ये फुलफिल हो जाता है, फिर सेटिस्फाई हो जाता है इंसान, और फिर से क्या हो जाता है, रिवर्स प्रोसेस शुरू हो जाता है साइकोलॉजिकल। फिर से आनंद हमें चाहिए और फिर डिज़ायर बढ़ जाता है या नीड बढ़ जाती है। अगर नीड है तो ठीक है, लेकिन डिज़ायर में जब कन्वर्ट हो जाती है वो बिकम्स रादर मोर डेंजरस, isn't it? Need is there, that is okay, but when it turns into desire it becomes difficult. So this is the cyclic process then, isn't it? After satisfaction again cyclic process begins, isn't it? अब ये fulfillment हो जाता है, when the need is fulfilled this thing happens. So this is one part. Another part is there, when your need or desire is not fulfilled, if it remains unfulfilled, इसकी अपूर्तता हो जाती है, isn't it? Isn't it? When your need and desire are not fulfilled, तो क्या हो जाता है फिर, तो उसका परिणाम आपको पता ही है, डिससेटिस्फैक्शन आ जाता है, असमाधान जिसे हम मराठी में कहते हैं, असमाधान, आम्ही असमाधानी होऊन जातो, isn't it? So dissatisfaction, so this is the step. फिर डिससेटिस्फैक्शन हो जाता है तो फिर क्या हो जाता है, तो हम दुखी हो जाते हैं, सो देयर इज़ सैरो, इज़न्ट इट? तो हमें दुख हो जाता है कि हम सेटिस्फाइड नहीं है, वी आर नॉट सेटिस्फाइड, वी आर अनहैप्पी, इज़न्ट इट? तो दुख आ जाता है, सैरो आ जाता है। फिर क्या हो जाता है, तो फिर क्वेस्ट फॉर सेटिस्फैक्शन, फिर हम सोचते हैं कि अरे ये दुख आ गया हमको, अरे ये बहुत ही बुरा लग रहा है, तो अब क्या करें, तो हमारा माइंड
ढूंढने को जाता है, क्या? सॅटिस्फॅक्शन. हमारा माइंड के अंदर सुरू हो जाता है कि क्वेस्ट फॉर सॅटिस्फॅक्शन, समाधानाची ओढ ज्याला आपण म्हणू मराठीमध्ये, क्वेस्ट फॉर सॅटिस्फॅक्शन, इजंट इट, ये शुरू हो जाता है. और फिर यहाँ पहुँच जाते हैं हम, बिकॉज वी आर ट्राइंग, वी आर हैविंग द क्वेस्ट फॉर सैटिस्फैक्शन. तो फिर यहाँ पे आ गई, फिर हमारी गाड़ी यहाँ पे आ गई, फिर यही सर्कल शुरू हो गया. और ये जो नीड और डिज़ायर है, अगर ये इस तरफ आ जाता है तो फिर आप सेटिस्फाई हो जाएंगे. अगर ये जो क्वेस्ट है, सेटिस्फैक्शन की क्वेस्ट है, ये यहाँ पहुँचने के बाद इधर चली जाती है तो फिर ये सर्कल शुरू हो जाता है इन दिस वे, isn't it? So this thing बुद्धा एक्सप्लेन्स अस, बुद्धा यही हमको बताते हैं, isn't it? तो ये जो दो पार्ट है, isn't it? यहाँ से अगर ये ऐसा देखें तो ये इधर वाला ये पार्ट है ऐसा इतना, और ये ऊपर वाला इतना ये पार्ट है, isn't it? So ये दो हिस्से यहाँ हमारे ज़िंदगी में हमें देखने को मिलते हैं, जिससे दुख और सुख ये चलते रहता है, isn't it? So these are the things that are taking place in our mind, isn't it? तो बुद्धा इसको इस प्रकार से एक्सप्लेन करते हैं, ये चक्र इस प्रकार से चलता है, ये दिस इज़ ए साइक्लिक प्रोसेस, isn't it? अब ये नीड और डिज़ायर फिर सेटिस्फैक्शन, अगर इसको थोड़ा सा बुद्धा ने अलग तरीके से और समझाया है, ये सेटिस्फैक्शन मिलने के बाद अगर ग्रीड तैयार होते हैं, जिसे मराठी में हव्यास बोलते हैं, ग्रीड यानी की हव्यास, हा हव्यास जर वाढला तर काय होईल? आता सॅटिस्फॅक्शन आणि आनंद मिळाल्यानंतर काय होतं, माणूस थोडासा ग्रीडी होतो, त्याला हव्यास लागतो, isn't it? तो इंसान सोचता है अरे यार ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, हमको बार बार मिलनी चाहिए, ये मुझे चाहिए, isn't it? ये 4 व्हीलर मिल गई तो समझो ये होंडा की 4 व्हीलर है तो हम सोचते हैं कि इससे अच्छी और कौन सी है, तो वही चलो और जागवार देखेंगे. तो ये दिस इज़ द ग्रीड, हव्यास जिसे हम कहते हैं. तो फिर ये हव्यास शुरू हो जाता है, ये ग्रीड शुरू हो जाता है, isn't it? वी बिकम अवराइस. फिर क्या हो जाता है, अवराइस अगर होते हैं तो लग्जरी में चला जाता है, isn't it? क्योंकि नीड और डिज़ायर जब इतना बढ़ जाता है तो ये इट इज़ कन्वर्टेड इनटू लग्जरी. ये भी हम समझना है यहाँ पे. ये जो डिज़ायर होता है ये सेटिस्फैक्शन होने तक ठीक है, अगर ये डिज़ायर को ग्रिड में अगर कन्वर्ट हो गया तो फिर उसको कहते हैं लग्जरी और विलास, isn't it? खाना तो हम खाते हैं, चटनी रोटी से भी हम हमारी जो भूख है उसे शांत कर सकते हैं, चटनी रोटी से भी. लेकिन अगर आपके पास पैसा है तो आप चटनी रोटी के ऊपर समाधानी नहीं होगे, तो आपको तो फिर चिकन लॉलीपॉप चाहिए, चिकन 65 चाहिए, और फिर बहुत अच्छा आइसक्रीम चाहिए, डेजर्ट्स चाहिए, नहीं गुलाब जामुन चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, है नहीं, डोमिनोज का पिज़्ज़ा चाहिए, ये सारी बातें चाहिए. फिर देन वी आर मूविंग टुवर्ड्स दिस पर्टिक्युलर थिंग कॉल्ड लग्झरी, मग विलासाकडे आमचं आयुष्य निघाला. आणि मग ह्या विलासाकडे जेव्हा आमचं आयुष्य जायला लागेल तेव्हा काय व्हायला लागतं, तर मग वी बिकेम अवराइस. मन के अंदर एक प्रकार की तृष्णा शुरू हो जाती है. बुद्धाने ह्याला तृष्णा म्हटलेला आहे. वी आर वेरी फॅमिलियर विथ दिस वर्ड, दिस इज द बुद्धिस्ट वर्ड, तृष्णा. सो इट इज़ कॉल्ड अवराइस. लग्जरी से तैयार होता है अवराइस, तृष्णा. अब ये तृष्णा जो होती है बहुत ही डेंजर होती है, ये हर वक्त पूरी नहीं हो सकती है, और फिर पूरी नहीं होती है तो फिर अगेन इट टर्न्स इनटू डिससैटिस्फैक्शन, फिर दुख शुरू हो जाता है, फिर ये सर्कल शुरू हो जाता है. वी गेट ट्रैप्ड इन दिस सर्कल, इज़न्ट इट? क्योंकि ये डेंजरस सर्कल है, बिकॉज वी आर एंटरिंग इनटू लग्जरी. ज़िंदगी में लग्जरी जो होता है तो ये ग्रिड से तैयार होकर के एवराइज में बदल करके, ये अगर सेटिस्फाई कुछ लोग कर सकते हैं, जिसके पास पैसा है, फिर वो क्या करते हैं, दे रिमेन ट्रैप्ड इन दिस सर्कल. तो इनका ये अलग सर्कल यहाँ से शुरू हो जाता है. जिनके पास पैसा है, बहुत ही पैसा है, वो क्या करता है, वो फिर रोज़ का खाना होटल में जाके खाते रहेगा, और हर रोज़ मटन,
चिकन जो भी चाहिए, लॉलीपॉप, याँ त्याँ बहुत खाते रहेगा वो, isn't it? तो उसके लिए ये सर्कल चालू हो जाएगा। फिर यू कैन सी हियर दिस इज़ ए कंटिन्यूअस सर्कल, फिर दिस इज़ डिफरेंट सर्कल, isn't it? दीज आर द डिफरेंट सर्कल्स। और फिर ये अलग सर्कल शुरू हो जाता है, दिस इज़ अवराइस, जिसे बुद्धा ने तृष्णा कहा है, ये सर्कल शुरू हो जाता है। सो यू कैन सी दिस इज़ ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। लेकिन ये जो प्रोसेस है इससे फिर अल्टीमेटली इधर ही चला जाता है इंसान, क्योंकि ये जो भी सर्कल है यहाँ वो सेटिस्फाई नहीं होता। इट इज़ बिकॉज दिस इज़ दिस इनफाइनाइट सर्कल, इन्फाइनिटी है इसके अंदर, और इन्फाइनिटी जो होती है दैट इज़ डेंजरस। Every time we have to understand balanced life is very, very satisfying life. But when we enter into this particular circle, and I may call it as a vicious circle, this is a vicious circle. ये जो सर्कल है, this is a vicious circle. तो इसके अंदर हम जब आएंगे तो इसमें अंदर आने के बाद the person get trapped, इसके अंदर हम ट्रैप हो जाते हैं, और फिर इससे ज़्यादा से ज़्यादा दुख ही पैदा होता है, isn't it? जैसा मैंने बताया कि ये जो एक पार्ट है, अभी ये मैं यहाँ पे एक ये रिखील मैंने खींची है, देखो ये एक पार्ट, isn't it? So this is the black line, you can see here this black line, ये ऊपर का एक हिस्सा है, इसे हम साइकिल ऑफ सैरो कहेंगे, और ये निचला जो हिस्सा है ये साइकिल ऑफ सेटिस्फैक्शन है। ये दो हिस्से हैं। अब ये जो तीसरा हिस्सा है ये ज़्यादा डेंजर है, isn't it? ये जैसा मैंने बताया, सो दिस इज़ द डिमार्केशन, सो दिस डिमार्क्ड पोर्शन इज़ डेंजरस, isn't it? So we have to see and we have to beware of this particular circle. तो इससे हमें बचना चाहिए। ये जो चीज़ यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, I'm emphasizing this thing with this highlight. I'm highlighting it. So one has to be very, very careful about this circle, isn't it? तो इससे हम अगर हमें बचना है तो हमें बुद्धा का जो तत्वज्ञान है उसे पढ़ना चाहिए, isn't it? तो बुद्धा कहते कि इधर मत जाओ, isn't it? ये जो इधर जा रहे हैं हम, ये यहाँ पे मैंने एरो बताया, इधर मत जाओ, इधर यहाँ तक ठीक है, लेकिन इधर गए तो बहुत तकलीफ़ हो सकती हैं। सो हाउ टू ब्रेक दिस सर्कल? सो आई हैव शोन यू हियर द ब्रेकिंग पॉइंट। सो हियर वन हैज़ टू ब्रेक इट, इज़न्ट इट? सो यहाँ पे ये ब्रेक कर सकते हैं आप सर्कल। अगर कोई इसके अंदर ट्रैप होता है तो वन कैन ब्रेक सर्कल एट दिस पॉइंट, इज़न्ट इट? यहाँ पे ब्रेक कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे भी आप ब्रेक कर सकते हैं। सो यू डोंट एंटर हियर, isn't it? So breaking points, I have shown you this breaking points, isn't it? ये जो क्रॉस है यहाँ पे मैंने बताया, ब्रेक द साइकिल एट दिस पॉइंट, दुष्चक्र खंडन बिंदु, isn't it? तो ये बिंदु है, तो ये पॉइंट्स है, यहाँ पे यू कैन ब्रेक दिस सर्कल। So this is the very, very important aspect and things Buddha has explained to the ह्यूमन काइंड, पूरे विश्व के लोगों के लिए और इंसान के लिए बुद्ध ने ये जो बताया है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको हमें पढ़ना चाहिए। सो आई हैव ट्राइड टू रिप्रेजेंट बुद्धाज फिलॉसफी ऑफ सैरो एंड सेटिस्फैक्शन in such a nutshell. I have compiled these things. तो इस प्रकार से ये इसे हमें समझना चाहिए, बिकॉज ऑल दिस थिंग्स आर रिलेटेड टू नेचर, इज़न्ट इट? नेचर ने हमको ये सब चीज़ें बताई हैं, इज़न्ट इट? सो वन शुड नॉट एंटर इनटू दिस पर्टिकुलर सर्कल, सो दिस इज़ विशियस सर्कल, इज़न्ट इट? तो ये ज़िंदगी तो सुख दुख में चलते ही रहती है, इज़न्ट इट? इसीलिए वन हैज़ टू अंडरस्टैंड दिस नीड एंड डिज़ायर, इज़न्ट इट? सो डिज़ायर में बी कन्वर्टेड इनटू दिस लग्जरी एंड एवराइस। तो इससे बचना चाहिए हमको, किसी भी चीज़ को ज़्यादा अटैच नहीं होना चाहिए, इज़न्ट इट? बुद्धा कहते हैं कि लाइफ इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस, इज़न्ट इट? बुद्धा कहते हैं बीइंग इज़ ऑलवेज बिकमिंग, इज़न्ट इट? इफ़ यू वांट टू अटैच योरसेल्फ टू सर्टन pleasant things,
दैट में रिजल्ट इन टू सैरो, इज़न्ट इट? दुख कहाँ से आएगा? अगर आप अपने ज़िंदगी में किसी अच्छे चीज़ को पकड़ के रखना चाहते हो तो वो इम्पॉसिबल है, बिकॉज दैट थिंग इज़ इन द प्रोसेस ऑफ चेंज. बीइंग इज़ ऑलवेज बिकमिंग, इज़न्ट इट? कोई अच्छी समझो चीज़ है, इज़न्ट इट? तो उसको आप कहेंगे कि मैं इसको कायम अपने पास रखूँगा, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है. उसके अंदर चेंजेस होते रहते हैं, वो चीज़ बदलते रहती है और निकल जाती हैं आगे, इज़न्ट इट? सो देयरफॉर दिस इज़ द थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड, इज़न्ट इट? तो मुझे लगता है कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है इससे आप कुछ समझ सकोगे. तो ये चीज़ हमें समझनी चाहिए. और फिर कंक्लूजन में कुछ एक दो बातें जो है तो वो भी हमें समझ लेनी चाहिए. कंक्लूजन में इतना ही कहूँगा. बुद्धा स्टेट दैट इग्नोरेंस, मराठी में जिसे अज्ञान कहते हैं, ऑफ दिस नेचुरल प्रोसेस इज़ द कॉज ऑफ सैरो. तो बुद्धा कहते हैं कि नेचर के अंदर जो भी प्रोसेस होता है उसके बारे में अगर आप अनजान हो तो फिर आपके अंदर दुख पैदा होगा, इज़न्ट इट? इग्नोरेंस अबाउट द नेचुरल प्रोसेस, है कि नहीं? जैसा कि समझो अभी मृत्यु है. अब मृत्यु के बारे में हमें अगर समझ में नहीं आता है, अगर उसके बारे में हम अज्ञानी हैं कि भाई मृत्यु तो आनी ही है, तो उसके बारे में अगर हम समझेंगे कि साला एखादा इंसान आता है और वो परमानेंटली हमारे साथ रहेगा, ऐसा तो नहीं होगा. अगर कोई ऐसा समझता है कि भाई मेरे माता जी पिताजी और मुझे ज़िंदगी भर वो मेरे साथ रहने चाहिए, ऐसी अगर उसकी धारणा है तो एक ना एक दिन अगर माता जी पिताजी को गुजर जाने के बाद वो क्या हो जाएगा? वो बहुत ही दुखिया हो जाएगा. देयर विल बी सैरो, है कि नहीं? तो क्या होता है कि नेचर ने जो बताया कि भाई जैसी दुख है और सुख भी है, दोनों चीज़ें है कि नहीं? अगर कोई बोलता है कि आई डोंट वांट पेन, है कि नहीं? आई डोंट वांट पेन मुझे नहीं चाहिए, तो फिर आप अज्ञानी हो, isn't it? तो बॉडीली पेन्स और मेंटल पेन्स आर बाउंड टू हैपन इन आवर लाइफ. वो तो ज़िंदगी में किसी मोड़ पे आने ही है, तो उसको हम समझना चाहिए, उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, है कि नहीं? उसको टैकल कैसा करना उतना ही हमें समझना है. तो ये कुछ नेचुरल प्रोसेस है, उसके बारे में अगर हम अनजान हैं तो फिर दुख होगा हमें, isn't it? अगर हम समझेंगे कि ज़िंदगी ऐसी ही है, धूप भी है छाँव भी है कि नहीं? धूप आए तो रोना नहीं, छाँव आए तो हंसना नहीं, ऐसा भी अगर हम जब समझते हैं ये नेचुरल प्रोसेस है तो फिर हमें दुख नहीं होगा, या होगा तो बहुत कम होगा. सो दिस इज़ द थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड. प्रिसाइज अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज रिएक्शंस एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस वुड डिस्पेल सैरो अराइजिंग आउट ऑफ इग्नोरेंस एंड नेचुरल प्रोसेस. तो ये चीज़ यहाँ पे देखनी है कि प्रिसाइज अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज रिएक्शंस, ये जो रिएक्शंस होते हैं इसका सही तरीके से अलग आकलन होना चाहिए. तो फिर क्या होगा? हमारी जो भी दुख हैं वो हम एक तो दूर कर सकते हैं या फिर कम तो कर सकते हैं, ज़रूर कम कर सकते हैं. अगर हम उसे दूर नहीं कर सकते हैं तो फिर कम तो करेंगे. एटलीस्ट वी कैन मिनिमाइज द सीवियरिटी ऑफ द सैरो एंड डिस्ट्रेस, इज़न्ट इट? तो अगर हम कोई चीज़ समझो कोई कंपटीशन है, उसके अंदर अगर हम फेल हो जाते हैं तो कोई दुख की बात नहीं है, इज़न्ट इट? उसमें जीतना और हारना दो चीज़ हो सकते हैं. तो हम हार गए तो वो नेचुरल थिंग है, समझना चाहिए भाई ठीक है, हार तो हार है, लेकिन उसको अगर जब हम समझेंगे कि ये हमारी हार है तो हमारा दुख कम होगा. नहीं तो फिर हम समझेंगे कि ये मैं हारा ही क्यों और हार नहीं होनी चाहिए थी, और उसको पकड़ के रोते बैठेंगे तो यू विल बी वेरी वेरी सैड. सो प्रिसाइड एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस प्लस एंड माइनस थिंग्स, ये दोनों भी हमें अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए. तो मुझे लगता है दोस्तों ये प्रेजेंटेशन आपको ठीक लगता है तो ओके कहो, और अगर कुछ इसमें आपको लगता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए तो यू मे सजेस्ट मी समथिंग, इज़न्ट इट? तो इस प्रकार से हम हमारी ज़िंदगी में जो भी कुछ
साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उसको वो जो फ्रस्ट्रेशंस होते हैं, तो उसको हम बुद्धा को उनका जो तत्वज्ञान होता है बुद्धा का, उस तत्वज्ञान को पढ़ करके, समझ करके हमारे ज़िंदगी में जो भी दुख है उसको हम कम कर सकते हैं। होप यू अंडरस्टूड दिस प्रेजेंटेशन। थैंक यू। जय भीम।